नमस्कार। जनादेश 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024 और इस समय मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से भी नमस्कार। जनादेश 2024 में हमारा प्रयास रहेगा कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों तक पहुंचा जाए। आम मतदाता के मन में क्या है इसकी थाह ली जाए। कौन से मुद्दे और कौन सी समस्याएं इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, किन मुद्दों पर आधारित और केंद्रित रहेगा ये आम चुनाव। एक एक लोकसभा क्षेत्र की नब्ज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए जनादेश 2024। आज के हमारे इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे जालौर लोकसभा क्षेत्र की ओर। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी अंचल में एक छोटा सा जिला जालौर, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। एक नजर डालें कि कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये जालौर लोकसभा क्षेत्र बना है और इस समय वहां का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। जालौर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा शामिल हैं, जिनमें शामिल है आहोर, सांचौर, पिंडवाड़ा, आबू, जालौर, रानीवाड़ा, रेवदर, भीनमाल, सिरोही। इस तरह 8 विधानसभा क्षेत्रों से बनकर बनता है जालौर लोकसभा क्षेत्र। और क्योंकि किसी भी लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर वहां पे किस पार्टी का दबदबा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जालौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम ये देखें कि किस पार्टी का बहुमत है, किस पार्टी का दबदबा है, तो शायद हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन 8 में से ठीक आधी यानी कि 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आहोर में भारतीय जनता पार्टी के छगन सिंह राजपुरोहित, भीनमाल में कांग्रेस के समरजीत सिंह, जालौर में भारतीय जनता पार्टी के जोगेश्वर गर्ग, पिंडवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के समाराम, रानीवाड़ा में कांग्रेस के रतन देवासी, रेवदर में कांग्रेस के मोतीराम, सांचौर में निर्दलीय जीवाराम चौधरी इस समय विधायक हैं, जबकि सिरोही में भारतीय जनता पार्टी के ओटाराम देवासी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 8 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने विधायक रखे हुए, जबकि कांग्रेस 8 में से 3 और 1 विधानसभा क्षेत्र जो है वो निर्दलीय के पास में है। वर्तमान सांसद की बात करें तो इस समय देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जालौर से सांसद हैं, लेकिन एक उनके साथ में एक बहुत बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें सांचौर से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन हार गए थे। इसके बाद में जालौर में 2019 में चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत रहा था 65.7%, जिसमें देवजी पटेल को वोट शेयर रहा था 37.31% और 2,61,000 से भी ज्यादा मतों के मार्जिन से देवजी पटेल जीते थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो चुनाव हार गए थे। जालौर लोकसभा सीट के बारे में एक बहुत रोचक तथ्य यह भी है कि शायद पूरे भारत के सबसे दुर्गम मतदान केंद्रों में से एक इस समय जालौर में स्थित है। हम आपको बता दें कि जालौर के रानीवाड़ा के पास में एक चुनाव का मतदान केंद्र है शेरगांव, और शेरगांव का सबसे नजदीकी जो मतदान केंद्र वो उतरज, उसमें वोट देने के लिए वहां के मतदाता आते थे, जो लगभग वहां से 12 किलोमीटर स्थित है और किसी भी तरह का सड़क मार्ग उनके लिए उपलब्ध नहीं था। पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की तरफ से शेरगांव में एक विधानसभा चुनाव के बाद में एक मतदान केंद्र की स्थापना की गई और उसके बाद उन लोगों को अपने मतदान की सुविधा मिली। आइए जालौर लोकसभा क्षेत्र का और जायजा लें हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। राजस्थान की जालौर और सिरोही लोकसभा सीट पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर जालौर और पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध सिरोही जिले के साथ ही हाल ही में बना नया सांचौर जिला इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। गुजरात सीमा से लगते इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब बात करें यहां के मतदाताओं की, तो यहां कुल 22,85,698 मतदाता हैं। इनमें 12,465 पुरुष, 10,85,219 महिलाएं और 14 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहां पिछले बार के चुनावों में 65.71% मतदान हुआ था।
हमने जो प्रत्येक बूथ तक प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए जो भी हमारे ग्राम स्तरीय कार्मिक हैं, उन ग्राम स्तरीय कार्मिकों में मतदाताओं को विभाजित कर उन्हें ये लक्ष्य दिया गया है कि वो प्रत्येक मतदाता तक पहुँचे और उन्हें दिनांक 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा जो है हमारे ग्राम स्तरीय विभागों तक हम पहुँच करके महिलाओं में जागरूकता के लिए रैली प्रतियोगिता है, साइकिल रैली प्रतियोगिता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे आउटडोर क्षेत्र में हम जो है कला जत्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पर। इस सीट पर प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने इस बार यहां नया चेहरा मैदान में उतारा है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव हारे और 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर जिला परिषद सदस्य लुम्बाराम चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मेरी प्राथमिकता सिरोही और जालोर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो दोनों जिलों में है, वो है पानी की। और पानी के लिए पूर्व में भी मैंने कई बार लड़ी है, कई वर्षों से लड़ता आ रहा हूं कि जो माई का पानी हमारा हक का पानी है वो सिरोही जिले में ला करके जो सूखी नदियां हैं उसको जीवित करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे रेलवे से सिरोही और जालोर को एक जुड़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और पूर्व आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत पर दांव खेला है। तमाम कांग्रेस जनों को हम साथ लेके एक अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में हम जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र का आने वाले समय में कैसा विकास हो उस बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में हम कांग्रेस पार्टी संसदीय क्षेत्र में मजबूती के साथ उभरेगी। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी मुद्दों की। वैसे तो सिरोही जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है, लेकिन यहाँ रेल यातायात की सुविधा नहीं होने से इसका असर पर्यटन और व्यापार पर पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की प्रमुख मांग सिरोही को रेल सुविधा से जोड़ना है। इसके अलावा यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के साथ ही पिंडवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करना भी मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा जालोर में जवाई बांध का पुनर्भरण और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता, रोहट से सांचौर तक नेशनल हाईवे और बागोड़ा क्षेत्र में अनार मंडी बनाने के मुद्दे छाए हुए हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील को सबसे पहले तो टीएसपी घोषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई फैक्ट्रियों का आगमन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और गरीबी भी मिटाई जा सकती है। सिरोही मुख्यालय होते हुए भी वहाँ रेल लाइन की सुविधा नहीं है, जिसको रेल लाइन सुविधा से मुहैया करवाया जाए। दूसरा मुद्दा है सर, सिरोही में शुद्ध पानी पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो माई डैम या सही डैम से पानी की व्यवस्था की जाए। जो सिल्कोसिस के लेबर्स है उनको भी सरकार की तरफ से कोई राहत मिले, यहाँ जो कोई भी उद्योग है उनको विकसित करवाया जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए। स्कूलों में शिक्षकों की खूब कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है। और हॉस्पिटलों में डॉक्टर की पोस्टें 8-8, जैसे पिंडवाड़ा में 7 या 8 की है, उसमें 4 या 5 ही डॉक्टर लगे हुए हैं। गायनिक की पोस्ट है, गायनिक के लिए बाहर जाना पड़ता है या प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूल्स वगैरह का जो स्कूल्स का जो डेवलपमेंट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वगैरह जो प्रोग्राम्स है स्कूल्स के लिए वो सब चालू होने चाहिए। लोकसभा चुनावों को लेकर जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत यहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। साकिब गोयल, दूरदर्शन समाचार, सिरोही। तो हमने जाना कि जालोर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां परवान पर चढ़ चुकी हैं, जहां एक तरफ प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं मतदाताओं ने भी अपना मन बनाना शुरू कर दिया है कि आखिर किसको वोट देना है, किन मुद्दों को लेकर के आगे आना है।
अगर पार्टी प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लुम्बाराम चौधरी, जो पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वैभव गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। इसके अलावा एक और तीसरा एंगल भी इस चुनावी सरगर्मियों के बीच में जुड़ चुका है, जबकि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की ओर से लाल सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। अब जालौर लोकसभा क्षेत्र की क्या है स्थिति, क्या है वहां के प्रमुख मुद्दे, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के वहां के मतदाता अपना मत देने जाएंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और समय है कि हम आपका उनसे परिचय कराएं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जितेंद्र प्रधान, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि जालौर लोकसभा क्षेत्र की क्या है स्थिति। इनके अलावा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं नीरज मेहरा, जो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी समझ के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम नीरज जी से ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि प्रत्याशी चयन हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लाल सिंह राठौड़ प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आपकी दृष्टि में पार्टियों के लिए इन प्रत्याशियों के चयन का क्या आधार रहा होगा? आखिर वो कौन से मुद्दे रहे होंगे, ऐसे कौन से पॉइंट्स रहे होंगे जो इन पार्टियों के, इन प्रत्याशियों के चयन का आधार बने? सबसे पहले बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद थे देवजी पटेल, वो विधानसभा में चुनाव हार चुके थे और उनका लगातार विरोध हो रहा था। ऐसी स्थिति में उनको टिकट दिया जाना संभव नहीं था। फिर भी उनका सर्वे कराया गया, सर्वे में उनका नंबर आया, लेकिन सर्वे में नेगेटिव मार्किंग रही और इसके चलते लुम्बाराम चौधरी, जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के मजबूत हैं, संघ के पृष्ठभूमि के हैं, ऐसे में उनको टिकट दिया गया। और जब उनको टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है। जब राजस्थान का मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि एक लोकसभा का उम्मीदवार भी सामान्य कार्यकर्ता बना है। तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि इस समय देश में जो पीएम मोदी की हवा चल रही है, यहाँ आम आदमी, आम कार्यकर्ता भी जो है पीएम मोदी बनकर चुनाव लड़ रहा है। तो उनने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनमें विश्वास जताया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके सामने प्रत्याशी खड़े किए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ चुनाव हार रही है। उन्होंने हर बार चेहरा बदला लेकिन रिजल्ट नहीं बदल पाई। उन्हें लगता है कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो आरसीए के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस को ये भरोसा है कि कहीं के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का फायदा मिल सकता है जी। लेकिन जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं, लड़ने की कतार में थे, वो तमाम लोग उनके विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी के ही लाल सिंह राठौड़, जो बसपा से खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे जी, वो विरोध में खड़े हो गए, बसपा से टिकट लिया है। अब सीधी सी बात है कि जब बसपा से चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को करेगा, क्योंकि खुद राठौड़ है, राजपूत समाज से हैं। जो जालोर लोकसभा की जो देखी जाए स्थिति, उसमें सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या SC/ST की है जी। और बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक भी SC और ST माना जाता है, तो कम से कम SC तो माना ही जाता है। और उस स्थिति में राठौड़ यदि राजपूत समाज के 10-5% भी वोट ले आते हैं, जो क्योंकि लंबे समय से वहाँ इलाके में राजनीति कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर वैभव गहलोत को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि जो चुनाव में जो तीसरा कोण लाल सिंह राठौड़ के रूप में आया है, इसका डैमेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा अनुभव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राठौड़ जो लाल सिंह राठौड़ जो खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से खुद टिकट मांग रहे थे, तो उनकी जड़ें भी कांग्रेस पार्टी के लोगों से जुड़ी हुई है। उनके जो समाज के लोग हैं, वो जो उनके साथ जुड़े होंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े होंगे, तो सीधा नुकसान उनको है। फिर भी क्योंकि राठौड़ है, राजपूत समाज से हैं, तो कांग्रेस वाले सोच रहे होंगे कि क्योंकि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है और उनके साथ अगर वो लग जाता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि पिछले 5 चुनाव देखा जाए, 2004 से लगातार जो चुनाव हो रहे हैं जी, उन नतीजों को देखा जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों का रुझान होता है कि नहीं, यहाँ और जो विधायकों की स्थिति है वो भी भाजपा के 4 है, कांग्रेस के 3 है, एक निर्दलीय है। तो उस स्थिति में भी वो जो वहाँ का समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा नजर आ रहा है। वैभव गहलोत को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी,
क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, नेता नाराज हो रहे हैं, जो खुला विरोध कर रहे जी। हैं, उनको मनाना। अभी तक तो वैभव गहलोत वहां गए भी नहीं है जी। वैभव गहलोत के संबंध में और उनके बाहरी कैंडिडेट को माने जाने के संबंध में आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रत्याशी अभी तक घोषित किए गए, जो हमारे सामने 3 प्रत्याशी और बड़ी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी सामने आए, आपकी दृष्टि में इनको चयन किए जाने का क्या आधार रहा? देखिए, जैसा नीरज जी ने बताया कि जो चयन का आधार रहा, देवजी भाई पटेल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया, उसमें कहीं न कहीं ये लगा पार्टी नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव में नुकसान हो सकता है। उसके कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय से सगल चलाया। आपने गौर किया हो गौरव जी, संदेश की राजनीति की जा रही है। राजस्थान में भी एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। इसी तरह मंत्रिमंडल में भी पहली बार जीते हुए विधायकों को, दूसरी बार जीते हुए विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसी तरह से जालोर सिरोही में भी एक मैसेज दिया गया, एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया। तो वो देवजी भाई पटेल लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे थे, उसके बावजूद उनको टिकट देना कहीं न कहीं पार्टी का जो इंटरनल जो सर्वे थे, स्थानीय जो कार्यकर्ताओं की राय थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। रही बात वैभव गहलोत की, तो वैभव गहलोत की जो हम बीच बीच में जानकारी आ रही थी कि वैभव गहलोत की तैयारी पहले से ही थी। पहले जो सरकारी स्कीम्स है वो भी प्रभावी ढंग से जालोर सिरोही में प्रभावी ढंग से कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू की, और उनको लागू करने के समय से ही ये माना जा रहा था कि यहाँ से वैभव गहलोत चुनाव लड़ सकते हैं, और हुआ भी वही उनका सिंगल नाम का पैनल गया और उनके टिकट पर मोहर लग गई। और उसका नतीजा ये रहा कि लाल सिंह राठौड़ के विद्रोही तेवर सामने आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो बसपा से टिकट ले आए। लाल सिंह राठौड़ के साथ ये और है, वहाँ स्थानीय व्यापारियों में भी उनकी अच्छी पैठ है। ग्रेनाइट एसोसिएशन के वो वहाँ अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया था। आपको याद हो, अशोक गहलोत सरकार में ग्रेनाइट पे जो टैक्स था, वो जो टैक्स की दर बढ़ा दी गई थी, उसको कम करने के लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर आंदोलन किया। अशोक गहलोत से और जो कांग्रेस सरकार से बार बार अपील की, जन आंदोलन किया, उसके नतीजा रहा कुछ टैक्स दरें कम की गई। तो इस तरह से उनको कमजोर नहीं आंका जा सकता। और कहीं न कहीं, जैसे नीरज जी ने कहा, इनकी बात में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस का भी कुछ वोट बैंक जुड़ेगा। उसके साथ जैसे बसपा का जो कोर वोट बैंक है, जो दलित समुदाय का जो कोर वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं उसके चलते कांग्रेस को नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी राजपूत समाज के जो परंपरागत वोट है, अगर वो ले जाते हैं तो उसका खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अशोक गहलोत को अपने पुत्र के लिए इस चुनाव में एक सुरक्षित सीट की आवश्यकता थी, तो किस आधार पर जालौर को सुरक्षित सीट माना गया? क्योंकि पिछले चुनाव में देवजी पटेल का जो जीत का आंकड़ा था, आमतौर पर 1 लाख 2 लाख से ज्यादा की जो जीत होती है वो बहुत सुरक्षित मानी जाती है। 2,16,000 के वोटों से अंतर से देवजी पटेल जीते थे। कैसी स्थिति में क्या जालौर को एक सुरक्षित सीट माना गया? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी जीत हुई थी देवजी भाई पटेल की, लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो हार हुई वैभव गहलोत की, वो एक बड़ी सबक देने वाली हार थी। उसमें बड़ा रोचक मुकाबला हुआ, और रोचक मुकाबले में सबसे बड़ी बात यह कि अशोक गहलोत वहाँ से लंबे समय से जोधपुर से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उनकी हार हुई। उसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक सुरक्षित सीट की तलाश शुरू की, और उस पर जमीनी स्तर पर काम भी शुरू किया। स्थानीय अगर योजनाओं की बात करें तो मेडिकल कॉलेज, वहाँ कांग्रेस सरकार के समय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। सांचौर को एक जिला बनाना भी क्या इस दिशा में कदम था? बिल्कुल, सांचौर को जिला बनाना, स्थानीय समीकरणों को साधना, वो लगातार प्रयास चलते रहे। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैभव गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चेन्नई, हैदराबाद और जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। और एक रोचक तथ्य और है इस लोकसभा सीट के साथ में, यहाँ प्रवासी समुदाय निर्णायक भूमिका अदा करता है। देवजी भाई पटेल की बात करें तो वो भी बाहर व्यवसाय करते हैं। मुंबई में उनका अच्छा खासा व्यवसाय सेटल है, और उस समुदाय की खास बात यह है कि वो वहाँ रहते हैं, वहाँ अपना काम रोजगार करते हैं, लेकिन वोट अपने स्थानीय क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम है और यहां आकर वोट करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रयास ये है कि प्रवासी राजस्थानियों को समर्थन मिले, जिससे उनको जीत हासिल हो। जी,
नीरज, हम बात करें लुम्बाराम चौधरी की, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। लुम्बाराम चौधरी की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि के, जैसे आपने बताया कि जिला अध्यक्ष के अलावा एक संगठन में उनकी भूमिका तो अभी सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी जगह पे चुनाव लड़ने का उनका कोई ऐसा बड़ा अनुभव, किसी ऐसे संवैधानिक चुनाव को लड़ने का उनका अनुभव नहीं है। ऐसे में क्या इस चुनाव में उनकी संभावनाओं के ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है जी। वहाँ चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता, पूरी पार्टी लड़ती है, पूरा संगठन लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खास बात है कि उसके कार्यकर्ताओं को निकालना नहीं पड़ता, वो खुद निकल कर आते हैं। कांग्रेस पार्टी में आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, वहाँ संगठन को पूरा सब कुछ अपने दम पे करना पड़ता है व्यक्ति को। यहाँ हर आदमी अपने आप को लुम्बाराम समझ के चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जैसी फितरत रही है सब जगह ही, क्योंकि कांग्रेस जो संगठन, संघ के सबसे बड़े संघ के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात इनके जो मंडल पे, वार्ड पे, ब्लॉक पे, सब जगह कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज, और जो आपके मतदान केंद्रों तक लाने तक की जिम्मेदारी सबको अलग अलग दी जाती है। और वो कोई बिना कोई उसके लिए लंबा चौड़ा खर्च नहीं करना पड़ता, पार्टी के कार्यकर्ता स्वयंभू काम करते हैं। और जिसको कहते हैं पन्ना कार्यकर्ता, और तमाम तरह के इन्होंने कार्यकर्ता बना रखे हैं, पन्ना प्रमुख के बना रखे हैं, वो तमाम लोग जो है खुद काम करते हैं। तो सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ अपने आप स्वतः लग जाती है। नीरज जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर जालौर की बात करें तो जालौर में सिरोही को, पिंडवाड़ा को, रानीवाड़ा, इन सारे इलाके को अगर देखा जाए तो ये आदिवासी बहुल इलाका है। क्या आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से वहाँ की स्थानीय समस्याएं इस चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस चुनाव में उभर कर सामने आएगा? देखिए, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेयजल का है। पेयजल समस्या सबसे बड़ी समस्या और हर चुनाव में मुद्दा बनता है। नर्मदा से पानी की सप्लाई की मांग हर बार उठती है, हर बार जो बांध से, जवाई बांध से पानी की सप्लाई की मांग बढ़ती है। अशोक गहलोत ने जवाई बांध का विस्तार करने की बात कही है, पैसे भी सैंक्शन कर दिए, तमाम चीज़ें करी है। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने विधानसभा चुनाव में ये इसको मुद्दा भी बनाया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने अपनी सरकार के दौरान इतनी बड़ी घोषणा की है, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोग हारे। लेकिन इन चुनाव में यदि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लग जाते हैं ढंग से, तो शायद वो उस बात को भुना पाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया। और पहली बार हम वो वोट मांगने जा रहे हैं अपने बेटे के लिए। अब से पहले जिनको भी वोट दिया था शायद उन्होंने इतनी ताकत नहीं लगाई होगी, जोर नहीं लगाया होगा। और वहाँ के जो लोकसभा का देखा जाए तो क्योंकि बूटा सिंह बाहरी थे, वो 4 बार चुनाव जीतते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण, वो खुद चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती है। तो वहाँ के मतदाताओं की फितरत भी है कि कई बार बाहरी को भी गले लगा लेती है। तो ऐसा ही चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस उम्मीदवार को भी लगती है कि हो सकता है वैभव गहलोत भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके बलबूते कहीं न कहीं इस वेतरनी को पार कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। जो वोटों का समीकरण है, कहीं वो उनको लग रहा है कि माली वोट है, SC/ST का वो बहुल्य वोट है, मुस्लिम वोट है, तमाम तरह की लोग कहीं उनके पक्ष में आ जाएं। तो ये जो तमाम बातें, क्योंकि पिछले 5 साल से वो लगातार सुरक्षित सीट की, जैसा जितेंद्र जी ने बताया, सुरक्षित सीट की तलाश में थे, और सुरक्षित सीट की तलाश जाकर वहाँ खत्म हुई। और वो लगातार दौरे भी वहाँ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों ने उनको बाहरी घोषित कर दिया कि बाहरी है, क्योंकि वहाँ के नहीं है, वो जोधपुर के हैं। तो बाहरी का ठप्पा उनके लिए लग गया। लेकिन अगर अशोक गहलोत वहाँ मेहनत करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कहीं सफल होंगे, तो वो जो लुम्बाराम चौधरी से बिल्कुल फाइट में भी आ सकते हैं। और जैसा वहाँ के मतदाताओं की फितरत रही है, क्योंकि देखिए वहाँ जो अब तक बाहरी लोगों को गले लगाया गया है, बूटा सिंह का कोई लेना देना नहीं, राजस्थान से लगभग 4 बार का उनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं रहा, और वहाँ 4 बार लगातार जीते। लेकिन जालौर की जनता ने उनको भी आशीर्वाद दिया ही है। बंगारू लक्ष्मण को हरा दिया, लेकिन उनकी पत्नी को जिता दिया चुनाव। तो ऐसा वहाँ के मतदाताओं की फितरत रही है। अब आने वाले समय में ये जो मुकाबला और बढ़ता जाएगा, नजदीक से देखने में पता लगेगा क्या हालात रहेंगे। समस्या सबसे बड़ी वहाँ पेयजल की है, प्रवासी राजस्थानियों की है। वहाँ का एक इलाका है पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा का क्योंकि विकास को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि उसको TSP क्षेत्र में शामिल किया जाए। और ये मांग, ऐसा जाना गया है कि बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की ये समस्या इस चुनाव में अपना महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करेगी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं गौरव जी। जिस तरह से ये जो TSP क्षेत्र में शामिल करने की मांग है, पिछले
कई दशकों की उनकी मांग है। उसका कहीं न कहीं विकास के मुद्दों को लेकर वो ये चाहते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में शामिल होने से ज़्यादा फंडिंग होगी, ज़्यादा विकास होगा। इसके अलावा मैं आपको एक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहाँ की एक सिरोही में जो रेल लाइन से जोड़े जाने की जो मांग है वो बहुत लंबे समय से पुरानी मांग है। उसको भी जनता ये चाहती है कि सिरोही जिला मुख्यालय है वो और रेल लाइन से जुड़े। तो उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो वहाँ जैसे नीरज जी ने बताया रोजगार की समस्या, गुजरात से लगता हुआ दोनों जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ लोग अहमदाबाद जाते हैं, कुछ लोग साउथ जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं रोजगार के लिए, और संसाधन भी काफ़ी है। पानी जो कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ मसालों की खेती होती है। जीरा मैं बताना चाहूँगा, जीरा और इसबगोल इनकी खेती पूरे देश भर में जो एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से होता है और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होता है इन चीज़ों का। इसके साथ साथ देखा जाए तो स्थानीय समस्या इन चुनाव में देखा जाए, लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। कई चुनाव को अगर आंकलन उनका देखें, अध्ययन करें, जो और आमतौर पर माना मुद्दे जाता है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं जी वो केंद्रीय मुद्दों को और केंद्रीय चेहरों को ध्यान में रख के लड़े जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है। इसके साथ साथ कई बार ये होता है कि जैसे नीरज जी ने बताया कि बाहरी लोगों को गले लगाए। बाहरी लोग वाकई ये सीट ऐसी रही है कि यहाँ बाहरी लोग जीतते रहे। कैलाश मेघवाल भी उस फहरिस्त में शामिल है। कैलाश मेघवाल वहाँ से एक बार जीत के लोकसभा सांसद बने और उसके अलावा शायद मंत्री भी उस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी वहीं से जीत के बने थे। तो ये इस क्षेत्र की फितरत ऐसी है कि यहाँ बड़ा रोचक चुनाव होता है और शुरू से ही हॉट सीट रहा है ये, और इस बार भी हॉट बनता जा रहा है। जिस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे समीकरण बदलेंगे। जी, स्थानीय समस्याओं की जब बात की, जब पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि माउंट आबू में ये देखा जाता है कि मूलभूत सुविधाओं और यातायात के साधनों के अभाव में जो विदेशी पर्यटक है, खासतौर पर जिनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो फॉरेन टूरिस्ट से आता है, वो माउंट आबू तक नहीं पहुंच जाता। क्या आपको लगता है कि नियर बाय आसपास में किसी बड़े हवाई अड्डे या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग भी स्थानीय लोगों की रही है जो इस चुनाव में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल, पर्यटन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका लंबे समय से उनकी ये मांग है कि माउंट आबू के आसपास हवाई अड्डा होना चाहिए। फिलहाल जहाँ तक मेरी जानकारी है, उदयपुर वहाँ नियरेस्ट हवाई अड्डा है। तो उदयपुर और माउंट आबू की दूरी भी काफ़ी पड़ती है। मेन जो आवागमन का माध्यम है, यात्री ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से आने के बाद माउंट आबू तक जाने के लिए उन्हें प्राइवेट साधनों का उपयोग करना पड़ता है। अगर एयर कनेक्टिविटी होती है तो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आप ये पर्यटन को इजाफा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा स्थानीय स्तर पर ही। नीरज जी, वहाँ के बारे में ये शिकायत रहती है कि वहाँ के जो फैक्ट्रीज और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वहाँ के नियोक्ता हैं, वो स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देते हुए, उनको प्राथमिकता नहीं देते हुए बाहर से रोजगार को आयातित करते हैं और उनका रोजगार के अवसर कम होते हैं। क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं वे इस चुनाव में उभर कर सामने आ सकती हैं? देखिए, ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो खुद बाहर कमाने खाने जाते हैं और इन फैक्ट्रीज़ में बिहार और आसपास के लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं। श्रमिक सस्ता मिलेगा तो आप वहीं से लेना पसंद करेंगे भाई, चाहे आप जयपुर में हो चाहे कहीं और हो। तो विषय यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लिए, उन इलाके के लिए उसकी विकास की गतियों कौन आगे बढ़ाएगा, किसके नेतृत्व में जालोर का विकास होगा। क्योंकि जालोर में हमेशा बाहरी लोग चुनाव जीत कर तो गए लेकिन वहाँ की सुविधाएं अभी तक वैसे नहीं हो पाई। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के मामले आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वहाँ शिक्षा का स्तर अभी तक वो उस स्तर पर नहीं पहुँच पाया। पहाड़ी इलाका है, आदिवासी इलाका है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव अभी भी है। तो ये तमाम चीज़ें जिनको हल किया जाना चाहिए लेकिन उस विषय पर कोई गया नहीं। अब मतदाता के मन में क्या है ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से जालौर लोकसभा क्षेत्र में एक सही और उचित प्रतिनिधि चुनकर आए, वहाँ के मतदाता अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसी उम्मीद के साथ और लोकतंत्र की इस भावना को, लोकतंत्र की इस जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे जितेंद्र प्रधान जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके साथ नीरज मेहरा, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। समय है कि हम आप दोनों को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और जनादेश 2024 में हमारा और आपका ये सफर इसी तरह से जारी रहेगा। कुछ और लोकसभा क्षेत्रों और कुछ और मुद्दों और को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए डीडी राजस्थान की ओर से नमस्कार।